नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। खबरों के नहले पर विश्लेषण का दहला लेकर मैं फिर हाजिर हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को किसने कहा ढकोसला पत्र? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों मचा है महाभारत? क्या बीजेपी को मिलेंगे नए विश्वास? इसके अलावा आज हम धारा 370 पर मचे घमासान का भी फिर हाजिर हूं। कांग्रेस के घोषणा पत्र को किसने कहा ढकोसला पत्र? कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर क्यों मचा है महाभारत? क्या बीजेपी को मिलेंगे नए विश्वास? इसके अलावा आज हम धारा 370 पर मचे घमासान का भी सटीक विश्लेषण करेंगे और आपको मोदी की फिल्म पर विवेक ओबेरॉय का सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इलेक्शन टॉप 25 खबरों के साथ। पीएम मोदी ने आज किया मेगा प्रचार। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में की रैलियां। अरुणाचल के पासीघाट में पीएम ने किया रैली को संबोधित। कांग्रेस पर जमकर बोला हमला, कहा कांग्रेस का हाथ देशद्रोहियों के साथ। कोलकाता की रैली में ममता बनर्जी पर जमकर बरसे पीएम मोदी, कहा मोदी विरोध में आज कुछ लोग बने देश विरोधी। जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी में अमित शाह ने किया रैली को संबोधित, कहा राहुल बाबा को एयर स्ट्राइक हजम नहीं हो रही है। 5 अप्रैल को बीजेपी जारी कर सकती है विजन डॉक्यूमेंट। पीएम मोदी और अमित शाह की मौजूदगी में जारी होगा घोषणा पत्र। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 7 और उम्मीदवारों का किया ऐलान। अखिलेश के खिलाफ आजमगढ़ से निरहुआ को उतारा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने किरीट सोमैया का काटा टिकट। उत्तर पूर्व मुंबई से मनोज कोटक को बनाया उम्मीदवार। टिकट कटने पर किरीट सोमैया का बयान, कहा मनोज कोटक को टिकट मिलने से खुशी, बोले मोदी को दोबारा पीएम बनाना लक्ष्य। अरुण जेटली ने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का लगाया आरोप, कहा शीशे के घर में रहने वाले दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने उठाए सवाल, कहा सेना का मनोबल गिराने वाला है घोषणा पत्र। बिहार के मधेपुरा से शरद यादव ने दाखिल किया नामांकन। शरद के साथ बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। यूपी के रामपुर सीट से जयाप्रदा ने भरा पर्चा। उनके साथ मुख्तार अब्बास नकवी थे। नामांकन के बाद रैली में भावुक हुई जयाप्रदा। महाराष्ट्र की बारामती सीट से सुप्रिया सुले ने किया नामांकन। बीजेपी ने कंचन कुल को बारामती से बनाया है उम्मीदवार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग से नामांकन पत्र दाखिल किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हसनैन मसूदी ने भी भरा पर्चा। महबूबा मुफ्ती का धारा 370 पर फिर विवादित बयान, कहा अगर धारा 370 हटाने की डेडलाइन तय है तो कश्मीर के भारत से अलग होने की डेडलाइन भी तय है। कांग्रेस का अरुणाचल के सीएम और बीजेपी पर नोट के बदले वोट खरीदने का आरोप। सीएम के काफिले से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मिलने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने 20 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। चंडीगढ़ से पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल को टिकट, रांची से शुभमकांत सहाय को मैदान में उतारा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के कवर पेज से सोनिया गांधी नाराज। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल की छोटी फोटो से नाराज है। मनोज तिवारी और कुमार विश्वास की मुलाकात के बाद अटकलें तेज। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कुमार विश्वास। पीएम मोदी के मैं भी चौकीदार हूं के प्रसारण पर ईसी ने दूरदर्शन को लिखी चिट्ठी। 1 घंटे का प्रसारण करने पर पूछा सवाल। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का रमन सिंह पर निशाना, कहा चौकीदार की बातें करने वाले बीजेपी नेताओं की पत्नी और बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप। लोकसभा चुनाव के दौरान नमो टीवी के लॉन्च होने पर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया। चुनाव आयोग ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर जवाब मांगा। अपनी मूर्तियों पर सुप्रीम कोर्ट में मायावती का हलफनामा, कहा मेरी मूर्ति पर सवाल उठाने वाले अयोध्या में राम की मूर्ति पर क्यों नहीं करते सवाल। सीएम योगी के मोदी की सेना वाले बयान पर चुनाव आयोग सख्त, कैमरा रिकॉर्डिंग और बयान की जांच शुरू।
धारा 370 भारत की सियासत में बड़ा चुनावी मुद्दा है। कोई इसे हटाने के नाम पर वोट बटोरता है तो कोई इसे बनाए रखने के नाम पर। जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देने वाली यह धारा इस बार के लोकसभा चुनाव में भी छाई हुई है। बीजेपी ने एक बार फिर धारा 370 को खत्म करने का जुमला छोड़ा तो घाटी की सियासत में कोहराम मच गया। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तो धमकी तक दे डाली। कश्मीर को धरती का जन्नत कहते हैं। कश्मीर जैसी खूबसूरती दुनिया में कहीं नहीं दिखती। तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। यही जम्मू है, यही कश्मीर है। इस देश का वजीर आजम जिम्मेदार है। लेकिन इस जन्नत पर महाभारत हो रही है। जम्मू कश्मीर सूबे को स्पेशल स्टेटस देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 पर चुनावी समर में जंग हो रही है। कोई धारा 370 को खत्म करने का वादा कर रहा है तो कोई उसमें बदलाव न करने की गारंटी दे रहा है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि अनुच्छेद 370 में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने आर्टिकल 370 की डेडलाइन तय करने वाला बयान दिया तो घाटी में कोहराम मच गया। नेता बयानबाजी करने लगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने तो धमकी दे डाली। महबूबा मुफ्ती ने अनंतनाग सीट से नामांकन भरा। वो भारत के लोकतंत्र के जरिए चुनाव जीतकर भारत की संसद में पहुंचना चाहती हैं, लेकिन नामांकन के साथ ही उन्होंने देश विरोधी बयान भी दे डाला। महाराजा हरि सिंह उन्होंने 370 के बारे में ये शर्तें रखी जिसको शेख साहब ने एंडोर्स किया है। तो आज उनकी इस किस्म की बात कहना नाकाबिल बर्दाश्त है। मैडम, आपने कल अमित शाह को जवाब दिया था, लेकिन आज उन्होंने कहा 2020 एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल जो है डेडलाइन होगी। तो समझ लीजिए जम्मू कश्मीर का मुल्क के साथ अलहदगी की भी वही डेडलाइन होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 2020 तक जम्मू कश्मीर से धारा 370 और अनुच्छेद 35A को खत्म करने की बात कही थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि शाह दिन में सपना देख रहे हैं। वहीं कांग्रेस कह रही है कि घाटी में 90 के दशक जैसे हालात बन गए हैं। हालात फिर 1990 की तरह हुए, 1991 की तरह हुए, जहां से हमने शुरुआत की थी। उसके लिए अगर कोई एक आदमी जिम्मेदार है, इस देश का वजीर आजम जिम्मेदार है, इस देश का प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार है। चुनाव का माहौल है। बीजेपी जैसी पार्टियों को जहां धारा 370 और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे का सहारा है, तो वहीं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी क्षेत्रीय पार्टियों को भी घाटी में सियासी बढ़त बनाने के लिए धारा 370 का ही आसरा है। कुल मिलाकर सभी अपनी अपनी गोटियां सेट कर रहे हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस देती है, लेकिन ये इतनी अहम क्यों है कि इसका जिक्र आते ही घाटी उबल पड़ती है? और क्यों जम्मू कश्मीर के नेता नहीं चाहते कि धारा 370 को हटाया जाए? धारा 370 पर जारी सियासत का सटीक विश्लेषण देखिए। पाकिस्तान से बचने के लिए भारत की शरण में आए कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में शामिल होने की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। लेकिन वो ऐसा करने के लिए तभी राजी हुए थे जब भारत ने उनकी कुछ शर्तें मानी थी। जम्मू कश्मीर बाकी रियासतों की तरह नहीं है। बेशक बाकी रियासत बिना शर्त करके हिंदुस्तान में मिल गए। बेशक हमने शर्तें रखी, हम मुफ्त में नहीं है। हमने अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए आईन में कुछ चीजें दर्ज कराई। जम्मू कश्मीर में पहली अंतरिम सरकार बनाने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला ने भारतीय संविधान सभा से बाहर रहने की पेशकश की थी। इसके बाद भारतीय संविधान में धारा 370 का प्रावधान किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। धारा 370 जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करती है। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान है
जम्मू कश्मीर का अलग झंडा है। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत के अन्य राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर के स्थायी नागरिक नहीं बन सकते। भारत की संसद जम्मू कश्मीर में रक्षा, विदेश मामले और संचार के अलावा कोई अन्य कानून नहीं बना सकती। आर्टिकल 356 लागू नहीं होता, यानी राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। वित्तीय आपातकाल लगाने वाले धारा 360 भी जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। जम्मू कश्मीर का मसला अभी भी विवादित है। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंच चुका है। ऐसे में घाटी की क्षेत्रीय पार्टियों ने धारा 370 को अपना मुख्य एजेंडा बना लिया है। वो नहीं चाहते कि किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर को मिला ये स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाए। हमने कहा हमारी पहचान अपनी होगी, हमारा आईन अपना होगा, हमारा झंडा अपना होगा। हमने उस वक्त अपना सदर रियासत और वजीर आजम भी रखा था, जो उन्होंने काटा। इंशाल्लाह उसको भी हम वापस ले आएंगे। जानकार बताते हैं कि घाटी के नेता अपने निजी स्वार्थों के लिए धारा 370 को हटाने नहीं देना चाहते। धारा 370 देश में चुनावी मुद्दा बन चुकी है। बीजेपी इसे हटाने का वादा लंबे समय से करती रही है। अब ये बात फिर बीजेपी कह रही है कि अगर चुनाव जीते तो 2020 तक धारा 370 खत्म हो जाएगी। वहीं घाटी के नेताओं की राजनीति ही धारा 370 का विरोध करना है। यानी कुल मिलाकर चुनावी मौसम में दोनों ओर से धारा 370 पर घमासान जारी है। कांग्रेस ने धारा 370 में बदलाव की बात तो नहीं की, लेकिन आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में बदलाव की बात जरूर कही। साथ ही देशद्रोह की धारा को भी खत्म करने का चुनावी वादा किया है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रवाद से जोड़कर कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है। कांग्रेस के इन वादों के क्या मायने हैं, वो भी समझिए। आए दिन आतंकियों का सामना करने वाले सुरक्षा बलों को सशक्त बनाने वाले आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट में कांग्रेस ने बदलाव का वादा किया तो बीजेपी हमलावर हो गई। खुद रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण कांग्रेस को घेरने के लिए आ गई। उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस सुरक्षा बलों को कमजोर करना चाहती है। ऐसे अमेंडमेंट से किसको आप मदद करने वाले हो? कांग्रेस पार्टी के अप्रोच डजंट इन्वोक कॉन्फिडेंस। ऊपर से मैं आरोप लगा रही हूं कि इससे आर्म फोर्सेस के मनोबल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस जिस AFSPA कानून को बदलना चाहती है, अब जरा उसे समझिए। AFSPA को साल 1958 में संसद ने पारित किया था। इस कानून को अशांत क्षेत्रों में लागू किया जाता है। इस कानून ने सुरक्षा बलों को कई खास अधिकार दिए हैं। किसी गैर कानूनी गतिविधि में लिप्त शख्स पर सैनिक गोली चला सकता है या शारीरिक बल का इस्तेमाल कर सकता है। आतंकी ठिकानों या प्रशिक्षण शिविरों को तबाह कर सकते हैं। शक के आधार पर किसी जगह की तलाशी ली जा सकती है। जरूरी होने पर सुरक्षा बल बिना वारंट के भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। सुरक्षा बलों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। AFSPA के बचाव में ये तर्क दिए जाते हैं कि अशांत क्षेत्रों में आतंकी घरों में छुपे होते हैं, बड़ी साजिश रचते हैं और कई बार स्थानीय लोग आतंकियों से मिले होते हैं। इसलिए सुरक्षा बलों के लिए विशेष शक्तियां जरूरी हो जाती हैं। वहीं कानून के खिलाफ तर्क दिए जाते हैं कि सुरक्षा बल इसकी आड़ में मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन जानकारों के मुताबिक AFSPA के बिना सुरक्षा बलों के लिए आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना बेहद मुश्किल होगा। जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों में बड़े बड़े आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन अगर कानूनी पेचीदगियां बढ़ी और सुरक्षा बलों की तैनाती में कटौती की गई तो हालात बिगड़ने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी वादा किया है कि देशद्रोह का मुकदमा चलाने वाली IPC की धारा 124A को खत्म किया जाएगा। कांग्रेस ने इसे तुरंत राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। अगर देशद्रोह की धारा ही खत्म हो जाएगी तो देश के खिलाफ अपराध करने वाले को देशद्रोही साबित ही नहीं किया जा सकेगा। इसलिए बीजेपी कांग्रेस के इन तमाम वादों को राष्ट्रवाद से जोड़कर उसे घेरने में जुटी है। जहां एक तरफ कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सियासी घमासान मचा है, वहीं दूसरी तरफ खबर आई है कि सोनिया गांधी घोषणा पत्र को लेकर नाराज हैं। इस वजह से उन्होंने मैनिफेस्टो जारी करते वक्त मीडिया से बात भी नहीं की। हालांकि सोनिया की नाराजगी घोषणा पत्र में शामिल कंटेंट को लेकर नहीं है। उनकी नाराजगी के पीछे मैनिफेस्टो का कवर पेज बताया जा रहा है। राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और कांग्रेस के दूसरे वरिष्ठ नेता मैनिफेस्टो जारी करते वक्त सभी के चेहरे चमक रहे थे, लेकिन सोनिया गांधी खामोश थी। एक तरफ राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के जरिए बड़े बड़े ऐलान किए,
मनमोहन सिंह भी योजनाओं को बताते नजर आए, लेकिन सोनिया गांधी ने सिर्फ मैनिफेस्टो को पकड़ा, मीडिया को दिखाया और बोला कुछ नहीं। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जब रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से सवाल पूछने के लिए कहा तो सोनिया गांधी ने सुरजेवाला को मना कर दिया और बोला कुछ नहीं। मैनिफेस्टो जारी होने के बाद जब रणदीप सुरजेवाला ने मीडिया से सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह से सवाल पूछने के लिए कहा तो सोनिया गांधी ने सुरजेवाला को मना कर दिया। इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो कमेटी में शामिल राजीव गौड़ा को भी डांट लगाई। अब आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो दिखाते हैं। घोषणा पत्र में राफेल की जांच कराने से लेकर गरीबों को 72,000 सालाना देने के वादे किए गए हैं, लेकिन सोनिया की नाराजगी की वजह घोषणाएं नहीं बल्कि मैनिफेस्टो का कवर पेज है, जिस पर एक रैली की तस्वीर है। ऊपर लिखा है वी डिलीवर, यानी हम निभाएंगे। नीचे की तरफ राहुल गांधी का फोटो है, साथ में कांग्रेस का सिंबल है। इसके अलावा लिखा है इलेक्शन 2019 इंडियन नेशनल कांग्रेस। दरअसल सोनिया चाहती थी कि घोषणा पत्र में महात्मा गांधी की एक फोटो हो और राहुल की भी एक बड़ी फोटो हो, लेकिन न तो महात्मा गांधी की तस्वीर थी और राहुल की तस्वीर भी काफी छोटी थी। यही वजह है कि सोनिया इस पूरे कार्यक्रम में लगातार घोषणा पत्र को देखती रही और उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की। नाराजगी के पीछे राहुल गांधी की छोटी तस्वीर है। अब सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी राहुल की बड़ी तस्वीर मैनिफेस्टो पर क्यों देखना चाहती थी? क्या सोनिया मैनिफेस्टो के जरिए ये संदेश तो नहीं देना चाहती थी कि देश में राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी का इकलौता विकल्प है? अरुणाचल प्रदेश के सीएम के काफिले से 180 लाख रुपए बरामद हुए हैं, जिसके बाद कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी पैसे के दम पर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। अरुणाचल प्रदेश के पास घाट में मोदी ने कांग्रेस को जमकर कोसा, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने मोदी पर नोट के बदले वोट खरीदने का आरोप लगा दिया। कैश फॉर वोट स्कैंडल भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा उजागर कर रहा है। कैश फॉर वोट, नोट लो वोट दो। कल रात को अरुणाचल प्रदेश में रात के लगभग 10:30 बजे सूचना आई और 12 बजे अरुणाचल प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उनके साथ उस समय थे शायद उप मुख्यमंत्री चाउना माइन और बीजेपी के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष तापिर गाव। मुख्यमंत्री के कॉन्वॉय पर रेड होती है, इसलिए कि वहां इल्लीगल कैश ले जाने का इल्जाम लगाया जा रहा है। दरअसल मोदी की रैली वाली जगह से कुछ दूरी पर इलेक्शन कमीशन की टीम ने चेकिंग की थी। उस दौरान अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू के काफिले में मौजूद 5 गाड़ियों में से एक गाड़ी में 180 लाख रुपए पाए गए। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है जिस गाड़ी से पैसे बरामद किए गए वो किसकी थी। इस बीच कांग्रेस ने इस मामले में अरुणाचल के सीएम के अलावा देश के प्रधानमंत्री पर भी एफआईआर दर्ज कराने की वकालत की है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी इस पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करने वाली थी, अब चौकीदार की चोरी पकड़ी गई है। इससे बड़ा कैश फॉर वोट स्कैंडल क्या हो सकता है, क्योंकि रात को 12 बजे रिकवरी होती है और सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पासी घाट में रैली का संबोधन इस समय कर रहे हैं। क्या ये पैसा प्रधानमंत्री की रैली में लोगों को लाने के लिए दिया जा रहा था? हालांकि बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है वोट फॉर नोट कांग्रेस का चरित्र है। जहां तक कैश की बात है तो इसका जांच में खुलासा हो जाएगा। ये गलत है, मैं टोटली हम ये विरोध करेंगे। ये एलिगेशन जो लगाया है टोटली बेकार का एलिगेशन है। कैश फॉर वोट जो है इनफैक्ट बीजेपी ने ही बल्कि कांग्रेस ही प्रैक्टिस इसमें ज्यादा कर रहा है। 180 लाख कैश मिलने के बाद अरुणाचल की सियासत में भूचाल आ गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं बताया कि पैसा किसका था और कैसे काफिले तक पहुंचा। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग की जांच में देरी पर सवाल उठाया है। अरुणाचल प्रदेश में ही पीएम मोदी ने आज कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला पत्र कहा और उसमें किए वादों को देश तोड़ने वाला बताया है।
तरफ इरादों वाली सरकार है तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ झूठे वादों वाले नामदार है। इन लोगों की तरह ही इनका घोषणा पत्र भी भ्रष्ट होता है, बेईमान होता है, डकौसलों से भरा होता है और इसलिए उसे घोषणा पत्र नहीं डकोसला पत्र कहना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में देशद्रोह की धारा 124A को खत्म करने का ऐलान किया। मोदी ने कांग्रेस के इस वादे पर भी कड़ा वार किया। जो भारत के संविधान को, भारत के कानून के दायरे को नहीं मानते, ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का जो कानून देश में है उसको खत्म करने का वादा ये कांग्रेस पार्टी ने किया है। अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से पीएम मोदी ने देश की 125 करोड़ जनता को भरोसा दिलाया कि जब तक ये चौकीदार है देश को टूटने नहीं देगा। आप आश्वस्त रहिए, जब तक ये चौकीदार है तब तक देश को तोड़ने के बारे में सोचने वालों को 100 बार सोचना पड़ेगा। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए जीने मरने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव के दौरान दूसरी बार अरुणाचल की जनता के बीच थे। वहां के वोटरों को बीजेपी और कांग्रेस का फर्क समझाकर उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे। इस बार का चुनाव वादों और इरादों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव संकल्प और साजिश के बीच का चुनाव है। ये चुनाव भरोसे और भ्रष्टाचार के बीच का चुनाव है। नॉर्थ ईस्ट के मंच से पीएम ने वोटरों का शुक्रिया भी अदा किया और दिल्ली को अरुणाचल के दिल से दोबारा जोड़ने की वोटरों से अपील भी की। एक तरफ आपकी परंपराओं का अपमान करने वाले हैं और दूसरी तरफ आपकी सारी परंपराओं को गौरव के साथ स्वीकार करने वाला आपकी परंपराओं को मेरी परंपरा मानने वाला आपका एक चौकीदार आपके साथ खड़ा है। नहले पे दहला में फिलहाल एक ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको दिखाएंगे फिल्म पीएम द नरेंद्र मोदी के लीड एक्टर विवेक ओबराय से खास बातचीत। चुनावी मौसम में जमकर बयानबाजी हो रही है। राहुल गांधी असम के बोकाहाट में रैली कर रहे थे। राहुल ने रैली के दौरान मोदी को राफेल डील पर घेरा और कांग्रेस की गरीबों के खाते में 72,000 पहुंचाने वाली योजना का बखान किया। 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालने की बात की थी, याद है? याद है। भूल गए? भूल गए? आपके बैंक अकाउंट में पैसा मिला? कोई यहाँ एक व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में चौकीदार ने पैसा डाला? अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ रुपए डाला है चौकीदार ने। आपके जेब में कितना डाला? हिंदुस्तान के 20% लोग महीने के 12,000 रुपए से कम कमाते हैं। जैसे हमारी सरकार बनेगी हम इन सब लोगों के नाम एक लिस्ट में डालेंगे। इन सब परिवारों के नाम, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रदेश के हो, किसी भी जात के हो, किसी भी सोच के हो, बस हिंदुस्तानी हो। और इन सब परिवारों के बैंक अकाउंट में हर साल हिंदुस्तान की सरकार
10,000 रुपए डालेगी। अपनी मूर्तियों पर मायावती ने चौंकाने वाली दलील दी है। मायावती ने अपनी मूर्ति की तुलना भगवान राम की मूर्ति से की है। सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में मायावती ने बताया है कि जब भगवान राम की मूर्ति पर सवाल नहीं उठाए जाते तो मेरी मूर्ति पर क्यों। अपनी मूर्तियों पर मायावती की दलील। राम की मूर्ति का विरोध नहीं तो मेरी मूर्ति क्यों। मायावती ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर ये सवाल उठाए हैं। मायावती ने सिर्फ भगवान राम की मूर्ति पर ही नहीं, देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों की मूर्ति लगाए जाने पर भी सवाल किए हैं। पूछा है, जब इन मूर्तियों पर खर्च का हिसाब नहीं मांगा जाता तो उनकी मूर्ति पर इतना हंगामा क्यों। भगवान राम के स्टेचू और अपना स्टेचू के एक साथ जोड़ती है तो महामूर्खता के बाद, जिसको दिमागी दिवालिया जिसको कहते हैं, पागलपन कहते हैं, इस प्रकार के भाषा के या इस प्रकार के लेखनी के प्रयोग नहीं करना चाहिए। दरअसल अयोध्या में भगवान राम की 221 मीटर ऊंची मूर्ति बनना प्रस्तावित है, जिसके निर्माण के लिए योगी सरकार ने जमीन भी अधिग्रहित कर ली है। भगवान राम की इस मूर्ति के निर्माण पर करीब 200 करोड़ रुपए की लागत आएगी। डीएसपी के मुताबिक भारत में मूर्तियां बनवाना कोई नया फलसफा नहीं है। जब बहन मायावती जी की बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, महात्मा फुले की स्टैचू लगती है, पैसे के खर्च के बारे में कहा जाता है, पर जब दसियों हजार करोड़ रुपया गुजरात की मूर्तियों में, जहां पर बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में जहां योगी जी की सरकार है, खर्च होता है, तो पैसे का खर्च का हिसाब किताब नहीं होता है। राम की मूर्ति से तुलना, पूर्व प्रधानमंत्रियों की मूर्ति से तुलना, बड़ा सवाल यह है कि अगर मायावती इन मूर्तियों पर हुए खर्च को जनता के पैसे की बर्बादी मानती है तो अपनी मूर्ति को जायज कैसे ठहरा सकती हैं? अब बात नमो टीवी पर उठे विवाद की। नमो टीवी चैनल की लॉन्चिंग पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी की कड़ी आलोचना कर रही हैं। आज चुनाव आयोग ने भी सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र लिखकर इस पर जवाब मांगा है। चुनावी समर के बीच 31 मार्च को नमो टीवी को लॉन्च किया गया। इस चैनल पर पीएम मोदी की रैलियों की लाइव ब्रॉडकास्टिंग की जाती है। पीएम मोदी के भाषण के अलावा बीजेपी से जुड़े सभी कार्यक्रमों को नमो टीवी पर प्रसारित किया जा रहा है। बीजेपी से जुड़े वीडियोस दिखाने वाले इस चैनल का प्रसारण सभी डीटीएच ऑपरेटर्स कर रहे हैं, लेकिन इसका मालिकाना हक किसके पास है ये साफ नहीं है। ऐसे में चुनाव आयोग ने सूचना प्रसारण मंत्रालय से पूछा है कि आखिर नमो टीवी को आचार संहिता लागू होने के बाद कैसे लाइसेंस दिया गया और क्यों प्रसारित होने दिया गया। वहीं सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि मंत्रालय ने चुनाव आयोग को अपने जवाब में नमो टीवी पर सफाई दी है। मंत्रालय का कहना है, नमो टीवी कोई लाइसेंस प्राप्त चैनल नहीं बल्कि विज्ञापन प्लेटफॉर्म है। मंत्रालय तो महज टीवी चैनल्स को लाइसेंस देता है। जहां तक नमो टीवी प्लेटफॉर्म की बात है तो इसके जरिए हो रहे विज्ञापन और चैनल संचालन का पूरा खर्च पार्टी उठा रही है। इसका ब्यौरा निर्वाचन आयोग को भेजे बीजेपी के सालाना ऑडिट में भी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, किसी राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार कैसे है कि वो अपना खुद का चैनल विज्ञापन और चैनल संचालन का पूरा खर्च पार्टी उठा रही है। इसका ब्यौरा निर्वाचन आयोग को भेजे बीजेपी के सालाना ऑडिट में भी। दरअसल आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी, किसी राजनीतिक पार्टी को ये अधिकार कैसे है कि वो अपना खुद का चैनल शुरू कर सके। आम आदमी पार्टी ने ये भी सवाल पूछा था कि नमो टीवी में चलने वाले कंटेंट की मॉनिटरिंग कौन करेगा। क्या नमो टीवी लॉन्च करने से पहले चुनाव आयोग की इजाजत ली गई थी। चुनाव आयोग से सवाल पूछते हुए आम आदमी पार्टी ने ये भी कहा कि अगर नमो टीवी को शुरू करने को लेकर कोई इजाजत नहीं ली गई तो इसके खिलाफ आयोग ने क्या कार्रवाई की। बाद में कांग्रेस ने भी नमो टीवी को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की और कहा, नमो टीवी जो सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है उसका आयबी मंत्रालय के द्वारा प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों को दिए लाइसेंस की लिस्ट में कहीं भी कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत ये भी की कि दूरदर्शन पर प्रधानमंत्री के 1 घंटे 24 मिनट के कार्यक्रम मैं भी चौकीदार का प्रसारण क्यों किया गया। चुनाव आयोग ने इस पर भी दूरदर्शन से जवाब मांगा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर और सुंदरबनी इलाके में आज फाइटर एयरक्राफ्ट देखे जाने से हड़कंप मच गया। जिस वक्त ये फाइटर प्लेन आसमान में उड़ रहे थे उस वक्त हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद थे। देखिए हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट।
सुंदरबनी सेक्टर एलओसी के इलाके में एक बार फिर लोगों में उस समय दहशत फैल गई जब लोगों ने एक बार फिर से जेट फाइटर जो है, फाइटर प्लेन जो है वो इलाके में उड़ते देखे हैं। आप देखेंगे आसमान पर जो है ये पूरे इलाके में जो सुंदरबनी के साथ सटा हुआ एलओसी का इलाका, और यहीं पर आप देखेंगे जेट फाइटर जो है वो फाइटर प्लेन जो है वो उड़ रहा है। ये फाइटर प्लेन जो है एलओसी के ठीक पहले जो है वापिस मुड़ा और उसके बाद एक राउंड लेते हुए फिर एलओसी के इलाके की ओर जो है वो घूम रहा है, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें इस चीज को लेकर जो है वो चिंता हो गई कि आखिरकार क्या एक बार फिर सीमा पर तनाव जो है वो है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग हो रही है पिछले कई दिनों से और खासतौर पे एयर स्ट्राइक के बाद से, तो उस वजह से कहीं ना कहीं दहशत जरूर लोगों में जो है वो फैली हुई है। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग आप देखेंगे दुकानों पर जो लोग हैं वो भी लगातार ऊपर देख रहे हैं कि आखिरकार ये कौन सा प्लेन है, फाइटर प्लेन एक बार फिर इस इलाके में दिखा, तो उसके पीछे क्या वजह है? आपने क्या देखा, ये कब एक्शन हुआ? ये पहले कभी ऐसा देखा है? तो मतलब इसके देखने के बाद फिर एक बार लग रहा है कहीं जो हालात पहले हुए थे उससे ये कितना दूर है यहाँ से? बॉर्डर कितना दूर है? 25 किलोमीटर जो नौशहरा वाला है। अच्छा, तो ये इससे पहले कभी नहीं देखा आपने? पहले कभी नहीं देखा, हमारे इधर से पहले गोलाबारी के बाद में बहुत कम आती। आप समझ सकते हैं इनका कहना है कि पहले इस तरह की कोई हरकत इन्होंने यहाँ नहीं देखी, मगर आज इन्होंने एक बार फिर देखा है और उसके बाद कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीमा पर क्या हालात फिर चिंताजनक होने वाले हैं। अनुज कुमार के साथ अजय इंडिया, इंडिया न्यूज, सुंदरबनी सेक्टर एलओसी। देश के दुश्मनों के लिए पनाहगाह साबित होने वाला यूएई आजकल भारत पर मेहरबान हो रहा है। यूएई ने आतंकी नासिर अहमद तांत्रिक को भारत को सौंपा है। नासिर जम्मू कश्मीर के लेथपोरा में सीआरपीएफ कैंप पर हुए आतंकी हमले में शामिल था। उस हमले को 30 दिसंबर 2017 की रात 4 आतंकियों ने अंजाम दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 5 जवान शहीद हो गए थे। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उसी वक्त मार गिराया था, जबकि नासिर अहमद तांत्रिक बच निकला था। बाद में वो फर्जी पासपोर्ट से यूएई चला गया था। बताया जा रहा है कि 31 मार्च को नासिर को भारत लाया गया। निसार अहमद तांत्रिक साउथ कश्मीर में डिविजनल कमांडर रह चुके नूर तांत्रिक का भाई था। निसार तांत्रिक को 31 मार्च को एक विशेष विमान के जरिए दिल्ली लाया गया और एनआईए के हवाले कर दिया गया। यूएई ने पिछले कुछ समय में कई भगोड़ों को भारत के हवाले किया है। अगस्ता हेलीकॉप्टर मामले के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल, इसी मामले में कथित दलाल दीपक तलवार और 1993 मुंबई ब्लास्ट का आरोपी फारूक टकला को यूएई भारत के हवाले कर चुका है। और आइए देखते हैं उनकी नई फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवेक ओबेरॉय से दो टूक बातचीत। लाइट, कैमरा, एक्शन और इलेक्शन। जी हाँ, इस चुनावी माहौल के अंदर फिल्मों की धूम है जो राजनीति का अखाड़ा बन चुकी हैं। क्यों हो रहा है ऐसा और कौन सी ऐसी फिल्म आ रही है जिसको लेकर इतनी खलबली मची हुई है? फिल्म खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर है, उनकी बायोपिक है और कई सारी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग से कह चुकी हैं कि इस फिल्म की रिलीज को टाला जाए। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसा करने से इनकार कर दिया है। फिल्म के लीड एक्टर विवेक ओबेरॉय हमारे साथ है। विवेक, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप ये फिल्म करके बीजेपी का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये आप आरोप लगा रहे हैं मुझ पे मैं आप पर या ये सवाल पूछ रहे हैं की तरह एक सवाल पूछ रहा हूं, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे ख्याल से देश के कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसीलिए ये फिल्म कर रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोपेगेंडा है। आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि आपने जर्नलिज्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया, तो मुझे मालूम था कि आप ये सवाल नहीं करेंगे। ये दूसरों का सवाल है, सवाल ही नहीं, अब तो आरोप भी बन चुका है। और ये तो आपने बहुत प्यार से, तहजीब से पूछा है मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्म है, बैकडोर से बनाई है, बीजेपी की फंडिंग है, और अनाप शनाप आरोप लग रहे हैं। और अब समझ में आ रहा है कि पिछले 7-5 साल में जिनके ऊपर हमने फिल्म बनाई है उनके ऊपर भी कैसे बिना प्रूफ के कितने आरोप लगे हैं, अब वो हमको भी समझ में आ रहा है। फिल्म हमने अपने मन से बनाई। 2 बातें, हमें कोई जरूरत नहीं है नरेंद्र मोदी जी को हीरो बनाने की, वो ऑलरेडी देश के बहुत बड़े हीरो हैं। हमारे लिए नहीं, करोड़ों लोगों के लिए हिंदुस्तान में और विदेश में भी मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, उन्हें हमारी जरूरत नहीं है। हमने ये फिल्म
उन लोगों के लिए बनाया है, उन देशभक्तों के लिए बनाया है, उन यूथ के, युवा पीढ़ी के लिए बनाया है जो हमेशा प्रेरणा ढूंढते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई। और प्रोपेगेंडा है, इसकी जांच भी की गई है। जांच के हिसाब से हमें कागजात भी जमा करने पड़े, लीगल डॉक्यूमेंटेशन पूरे जमा करने पड़े, फाइनेंशियल ट्रेल जमा करनी पड़ी। वो सब ऑब्जर्व करके, देखकर, उसके बाद बहुत समझदारी से हमें क्लियर किया गया है। फिर भी हम पर पीआईएल पे पीआईएल लगाए जा रहे हैं कि भाई ये कोई सोशल एक्टिविस्ट है। हमें भी पता है कौन पीछे है, उनको कौन फंड कर रहा है। फंडिंग बैकडोर से उधर से चल रही है और हम पर आरोप लगाया जा रहा है बैकडोर का। तो आप क्या कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी ये कर रही है? भाई जिन्होंने जाकर इतने खुलेआम आपत्ति जताई है, कांग्रेस वालों ने जताई है, एनसीपी के शरद पवार साहब ने जताई है, स्टालिन साहब डीएमके इतनी बड़ी पार्टी है उन्होंने जताई है, ऐसे मनसे ने जताई है। पता नहीं राज ठाकरे जी खुद आर्टिस्ट हैं, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं कि पिक्चर रोक देंगे? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके पिता सुरेश ओबेरॉय जी, जो कि एक बहुत ही ग्रेट एक्टर हैं, वो बीजेपी के सदस्य हैं, आप बीजेपी के सिंपैथाइजर हैं, और आप दोनों मिलकर ये फिल्म कर रहे हैं। आपके पिता इसको को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लोग तो कहेंगे ना कि चुनाव 11 अप्रैल को पहला चुनाव हो रहा है और 5 अप्रैल को आप फिल्म रिलीज कर रहे हैं, तो आप प्रचार कर रहे हैं। भाई दीपक जी, इसके लिए मेरा एक ही जवाब है, हम किसी पार्टी के नहीं, हम हिंदुस्तान के हैं। लेकिन जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है ना, जो हिंदुस्तान के लिए अच्छा है वो हमारे लिए अच्छा है। मैंने आपकी बात मानी, आर्ग्यूमेंट के लिए आपकी बात मानी, पर ये एक हकीकत है कि आपके पिता इस फिल्म के को प्रोड्यूसर हैं और वो बीजेपी के मेंबर हैं। जी बिल्कुल, तो इससे कौन हट रहा है? बट वो मेंबर होने से पहले फिल्म एक्टर हैं, फिल्म इंडस्ट्री में 45 साल काम किया उन्होंने। उनके बेटे ने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए, ये फिल्म के लिए उन्होंने अपना हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया और सपोर्ट किया है, बस। मुझे ये बताइए कि चुनाव से ठीक पहले आप फिल्म ला रहे हैं, पहले फेज की वोटिंग 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, नतीजे 23 मई को आएंगे। विवेक ओबेरॉय ऐसा क्यों ना करते, या सुरेश ओबेरॉय जी ऐसा क्यों ना करते कि इलेक्शन के बाद इसको रिलीज करते? भाई दीपक जी, मुझे एक बात बताइए, आपने इतने सालों में एज ए जर्नलिस्ट कई हस्तियों के इंटरव्यू किए, आपने किसी भी सुपरस्टार को ये पूछा कि भैया आप ईद पे क्यों आते हैं? आपने किसी को पूछा कि आप इलेक्शन पे क्यों आते हैं? क्योंकि ज्यादा आई बॉल्स मिलते हैं उनको। आप भी ज्यादा आई बॉल्स प्रचार करके, बिल्कुल। अगर कोई ईद पे आ सकता है, कोई दिवाली पे आ सकता है, कोई क्रिसमस पे आ सकता है, कोई होली पे आ सकता है, तो हम इलेक्शन पे क्यों नहीं आ सकते हैं? मेरा संवैधानिक हक है कि मैं जो फिल्म चाहूं वो बनाऊं, जैसे बनाऊं, जब चाहे रिलीज करूं, और मेरे व्यूअर्स का संवैधानिक हक है कि वो जब चाहे इसे देखें। इसे कौन रोक सकता है? मुझे एक बार बताइए, लोग ये कह रहे हैं आपके आलोचक कि आपने इस फिल्म के अंदर मोदी जी की अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, लार्जर देन लाइफ पिक्चर बताई है, और किसी को लार्जर देन लाइफ एक फिल्म में बताना मैं गलत नहीं मानता, लेकिन आपने उनके जो ग्रे एरिया थे, उनके जो नेगेटिव एरिया थे, उनके लाइफ में जो शेड्स थे, उनको कवर ही नहीं किया है। भाई दीपक भाई, ये ऐसा आर्ग्यूमेंट है ना, इसे जीतने का कोई तरीका ही नहीं है। मैं तो बहुत छोटा सा एक एक्टर हूं और हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, महात्मा गांधी, उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी, रिचर्ड एटनबरो ने बनाई। इतने सारे एकेडमी अवार्ड जीते, दुनिया भर ने सराहा उस फिल्म को, लेकिन हमारे ही देश के बहुत सारे ऐसे आलोचक थे जिन्होंने कहा गलत दिखाया, महात्मा गांधी इतने अच्छे थे नहीं, महात्मा गांधी ने इतने ग्रेट काम नहीं किए। इतनी सारी आलोचना उसकी भी की, तो हम कौन सी खेत की मूली है भाई? हम तो तैयार हैं कि आलोचना होने वाली है। आपके पिता को और आपको इस फिल्म में एक्ट करने का और सुरेश ओबेरॉय जी को इसको को प्रोड्यूस करने का आइडिया कहां से आया? तो ये मेरा आइडिया नहीं था भाई, हमारे मित्र भी हैं, फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, संदीप सिंह, तो वो मेरे पास आए इस फिल्म को लेकर, और जब उन्होंने मुझे बोला कि भाई हम चाहते हैं कि आप मोदी जी का रोल प्ले करें, तो मैंने बहुत लंबा समय लिया जवाब देने से पहले, कुल मिला के पूरे 30 सेकंड, और कह दिया कि भैया ये फिल्म तो मैं कर रहा हूं, आगे बात कीजिए। क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी मैं बहुत प्रेरित हूं, और मैंने अगर कैंपेन किया है मुख्य 2 लोगों के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इन लोगों ने देश का बहुत भला किया। आपको ऐसा लगता है? ठीक है, ये मेरा निजी ओपिनियन है, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। विवेक, ये बताइए कि एक फिल्म आती है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें गांधी परिवार को ये दिखाया जाता है कि उन्होंने मनमोहन सिंह जी को काम करने से रोकने की कोशिश की। दूसरी फिल्म आती है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, जिसके अंदर ये बताया जाता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उरी के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उसमें सरकार की बड़ी वाहवाही की जाती है। तीसरी फिल्म आ रही है आपकी नरेंद्र मोदी बायोपिक। चौथी फिल्म आई ठाकरे साहब की, उसको भी शिव सैनिकों को चार्ज करने के लिए ठाकरे फिल्म शिवसेना ने
बनाई। उसके बाद जो फिल्म आ रही है वो आ रही है शास्त्री जी की मौत की लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद फाइल्स। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या ये फिल्में कहीं ना कहीं वोटर के मन को इन्फ्लुएंस करने के लिए ऐसे सब्जेक्ट्स को नहीं उठाया जा रहा? देखिए, मैं सारी फिल्मों का तो हिस्सा नहीं हूं। मेरी फिल्म हम क्यों लेके आ रहे हैं इस वक्त, इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमें लगता है ये सही समय है इस फिल्म को लेके आने का। और मेरा एक सवाल है दीपक भाई कि अगर आप लोगों ने इतना बढ़िया काम किया है, आप कह रहे हैं कि आप 3 स्टेट अभी जीते हैं, तो मेरी एक छोटी सी फिल्म से आपको क्या आपत्ति है? इतना क्या डर गए आप अपना जोरदार मैनिफेस्टो रिलीज कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं पूरे देश में। मेरी फिल्म को आने दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज लॉयर्स को भेज रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब, अभिषेक मनु सिंघवी साहब, मतलब इनका एक दिन करोड़ों रुपए की कीमत है, और हमारे पीछे अटैक पर अटैक किए जा रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं हमारी फिल्म? मैं तो कहता हूं राहुल गांधी जी को, पीएम नरेंद्र मोदी ये फिल्म देखना चाहिए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। राहुल गांधी विल लव पीएम नरेंद्र मोदी द फिल्म, क्योंकि ये फिल्म हर देशभक्त को बहुत अच्छी लगेगी। मुझे आप ये बताइए कि आप राहुल गांधी की बायोपिक बनाएंगे? भाई, बायोपिक बनाने के लिए इंसान को ऐसा काम भी करना चाहिए जिसके ऊपर बायोपिक बन पाए। कि राहुल गांधी ने ऐसा काम नहीं किया अब तक नहीं किया कि वो एक बायोपिक। मैं ही नहीं कह रहा हूं, पूरा देश कहता है ये अब तक नहीं किया। हाँ, इंदिरा जी कहा गूंगी गुड़िया से एक राइज टू दुर्गा बांग्लादेश वॉर जो उन्होंने किया, मानते, फिल्म होनी चाहिए, बहुत बड़ी फिल्म होनी चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए ऐसे औरत को, ऐसी महान औरत को। तो यहां पे आप जब करें, और मैं ही नहीं कहता कि आगे चल के राहुल गांधी नहीं करेंगे, शायद करेंगे, और जब करेंगे तो बननी चाहिए बायोपिक उन पर। मैं इंस्पायर हूं नरेंद्र मोदी से। क्या फिल्म की तैयारी करने के लिए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले? मैं प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र भाई से मेरा सौभाग्य रहा है कि सीएम से पीएम तक के उनके सफर में मैं कई बार उनसे मिल चुका हूं, और निजी मुलाकात में उनको काफी जानने का, समझने का मौका भी मिला, और उन सब चीजों को मैंने फिल्म में उतारने की कोशिश भी की है, जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया। फिल्म की तैयारी के वक्त क्या आपने उनसे मुलाकात की, ये बताते हुए कि मैं आप पे एक फिल्म कर रहा हूं, मुझे देखना है आप कैसे काम करते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे भाषण देते हैं? नहीं, क्योंकि ये सब तो मैं पहले से देखता आ रहा हूं, तो मुझे ये फिल्म से पहले करने की जरूरत नहीं है। मैं उनको काफी अच्छी तरह से जानता हूं, रूबरू बहुत बार देखा है उनको। और जहां तक कि ये सवाल है कि या मैं उनसे मिला हूं, या उन्होंने फिल्म देखी है, या उन्होंने फिल्म के बारे में मुझसे बात की है, मुझे लगता है कि इस पिक्चर की क्लाइमैक्स की तरह इसको भी सस्पेंस रख लेना चाहिए। आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म तो बना दी, लेकिन एमपी विवेक ओबेरॉय हम कब देखेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विवेक ओबेरॉय। भाई, ये बहुत अजब कहानी है। मैंने जब सुनामी के दौरान साउथ में काम किया था, तमिलनाडु में काम किया था, तो मुझे पहली बार इस चीज का झटका लगा कि मेरे पास लोग आ गए एमपी की टिकट लेकर कि आप हमारी पार्टी से लड़िए। मैं कहा यहाँ मैं पॉलिटिक्स करने नहीं आया हूं, मैं तो यहाँ पे समाज सेवा करने आया था भाई। तो उनको लगता है कि जो समाज सेवा करता है वो पॉलिटिक्स में उतरना चाहता है स्ट्रेट। और अभी 2019 में सीट ऑफर हुई मुझे, लेकिन मैं किसने करी थी सीट ऑफर? पार्टी भी बता दीजिए। वो नहीं बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी वो नहीं बताना चाहिए। बता दीजिए ना। समझदार हैं आप बहुत, तो आप समझ गए होंगे। मतलब लेकिन मुझे क्या लगता है ना दीपक भाई, हर चीज का एक सही समय होता है, हर इंसान के लिए एक सही समय होता है। मेरे लिए ये समय, मेरी जो इस वक्त अंदर आग है अच्छे फिल्में बनाने की है, मुझे बहुत काम करना है एज एन एक्टर, तो मेरे लिए वो पाथ है ही नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपकी मूवी के लिए, और उम्मीद करते हैं जितनी शिद्दत से आप मूवी बनाए हैं उतने ही शिद्दत से लोग सिनेमा में घरों में जाएं और आपकी इस फिल्म को देखें। तो ये थे विवेक ओबेरॉय जो हमें बता रहे थे फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के बारे में। और आपका रैप सॉन्ग मैंने देखा जो इस फिल्म के अंदर है, बहुत अच्छा लगा कि आप प्रधानमंत्री के ऊपर एक रैप सॉन्ग बनाकर उसको फिल्म में भी ला सकते हैं। तो 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट, सभी जगह से इसको क्लियरेंस मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपका भी मनोरंजन करेगी। ऊपर एक रैप सॉन्ग बनाकर उसको फिल्म में भी ला सकते हैं। तो 5 तारीख को ये फिल्म रिलीज हो रही है। चुनाव आयोग से लेकर कोर्ट, सभी जगह से इसको क्लियरेंस मिल चुका है। उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म आपका भी मनोरंजन करेगी।